हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कक्षा 1 to 5 के लिए है। साथ ही दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें हम मुख्यतः उसके सामान्य अध्ययन को करने वाले हैं। गणित, रीजनिंग और विज्ञान को तथा लैंग्वेज को इसमें हम लोग नहीं करेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग जो सामान्य अध्ययन की प्रश्न है उसी को इसमें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न है ये 46 नंबर से स्टार्ट होता है। तो पहला प्रश्न ये हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, पहले नंबर पर मुस्लिम उद्वार दिवस, डायरेक्ट एक्शन दिवस, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसको दोस्तों क्रम में सजाना है। जो सबसे पहले हुआ है उसको सबसे पहले रखना है और उसी तरह बढ़ते क्रम में इसको सजा देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात तीसरा जो है यानी कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा जो है सबसे पहले हुआ था। ये दोस्तों 1939 ईस्वी को 29-30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को ये हुआ था। 1939 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद मुस्लिम उद्वार दिवस मनाया गया था दोस्तों। ये जो है 22 दिसंबर 1939 को। इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये भी 1939 में ही किया गया, लेकिन 22 दिसंबर को किया गया, 22 दिसंबर 1939 को। जबकि ये बात करें कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा तो ये 29 से 30 अक्टूबर को। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 29 से 30 अक्टूबर को। जबकि मुस्लिम उद्वार दिवस 22 दिसंबर 1939 को। और इसके बाद दोस्तों चौथा नंबर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था ये दोस्तों 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। और इसमें सबसे अंत में डायरेक्ट एक्शन दिवस हुआ था दोस्तों। तो डायरेक्ट एक्शन दिवस दोस्तों हो जाएगा आपका इसमें। और दोस्तों जो डायरेक्ट एक्शन दिवस हो जाएगा ये 16 अगस्त 1946 को हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा जो कि 29 से 30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को हुआ। उसके बाद पहला नंबर हो जाएगा मुस्लिम उद्वार दिवस जो कि 22 दिसंबर 1939 को हुआ। और उसके बाद चौथा नंबर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। और सबसे लास्ट में हो जाएगा डायरेक्ट एक्शन दिवस जो कि 16 अगस्त 1946 को हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? ऑप्शन है महाराज फतेह बहादुर शाही, बाबू कुंवर सिंह, गोविंद राम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराज फतेह बहादुर शाही। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में एक अलग राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1930 ईस्वी में। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अश्वनी कुमार दत्त, पीबी दास, प्रफुल्ल चाकी, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को करते जाएंगे।
ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर सकें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वनी कुमार दत्त। दोस्तों अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का स्थापना किया था और इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 6 अगस्त 1905 को, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 6 अगस्त 1905 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? ऑप्शन है नवोदय द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करें अंडमान की, तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को शहीद द्वीप कहा था। अंडमान को, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अंडमान को शहीद द्वीप कहा था और निकोबार को स्वराज द्वीप कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ऑप्शन है इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने के खंडन करके, या भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। अगला है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात ये तीनों बातें दोस्तों सही हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में ये तीनों तरीकों ने मदद की थी। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे के द्वारा वहन किए जाते थे? सिख के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, काश्तकारों के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काश्तकारों द्वारा। काश्तकारों के द्वारा दोस्तों नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे के द्वारा वहन किए जाते, काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। वो भी किसके शासनकाल में दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। इसको भी ध्यान में रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और फिरोज शाह तुगलक किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का शासक था। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, सर एंड्रयू फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने प्रसन्नतापूर्वक 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जितने भी लोग बिहार से होंगे और साथ ही साथ जितने भी लोग रोहतास जिले से होंगे तो ये सभी जानते होंगे शेर शाह का मकबरा को। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएगा, सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों
आईन अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा दोस्तों आईन अकबरी लिखी गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और साथ ही दोस्तों आईन अकबरी जो थी वो फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखें दोस्तों, वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो फारसी भाषा में आईन अकबरी लिखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृतार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन है भारवी, शूद्रक, कालिदास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारवी। दोस्तों कृतार्जुनीयम पुस्तक जो है वह भारवी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बौद्ध संगति जो है वो टोटल 4 हुई थी, जिसमें पहले बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और दूसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष शावक मीर थे। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। दूसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, और उसके शावक मीर थे, शावक मीर। तृतीय जो हुआ था दोस्तों मोगलीपुत्र तीस थे, मोगलीपुत्र, इसको भी ध्यान में रखिएगा, मोगलीपुत्र। और जो चौथा हुआ था उसमें दोस्तों वसुमित्र थे, चौथे में वसुमित्र, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में किया था। हम सभी जानते हैं दोस्तों 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बारिंद्र घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात दोस्तों जो नील दर्पण था इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दीनबंधु मित्र ने। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद दोस्तों बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। और साथ ही दोस्तों यदि बात की जाए बिहार की प्रथम समाचार पत्र की, तो बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु था। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बिहार का प्रथम समाचार पत्र जो था उसका नाम बिहार बंधु था, बिहार बंधु था, जो पंडित केशवराम भट्टा और पंडित मदन मोहन भट्ट द्वारा 1872 में निकाला गया था। 1872 में पंडित केशवराम भट्टा और मदन मोहन भट्ट द्वारा निकाला गया था 1872 ईस्वी में। तो मुख्य है दोस्तों बिहार के जीके में कि बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो बिहार बंधु।
इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बिहार बंधु जो कि 1872 ईस्वी में निकाला गया था, बिहार का प्रथम समाचार पत्र था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डेमम पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा वन है तो वह है मध्य प्रदेश में, जिसको सोया प्रदेश भी कहते हैं या टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ऑप्शन है भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडा केरल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिलान है, ये जो जोड़ी है सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों टोडा जो है ये केरल की जनजाति ना होकर, ये टोडा दोस्तों केरल की जनजाति ना होकर तमिलनाडु की जनजाति है। किसकी जनजाति है दोस्तों? तमिलनाडु की। इसको ध्यान में रखिएगा। टोडा जो है केरल का ना होकर किसकी जनजाति है? तो तमिलनाडु राज्य की जनजाति है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होकाडो, होन्शु, शिकोकू, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होन्शु। होन्शु दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन है लेह, कच्छ, जैसलमेर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के इन जिलों में कच्छ जो है, कच्छ जिला सबसे बड़ा है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बामोजेनेसिस, कैटालिना एडी, जूड, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाम्बोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे बाम्बोजेनेसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत से होकर कौन पवन चलती है? ऑप्शन है डस्ट डेविल्स, जोंडा, फॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉन। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आल्प्स पर्वत से होकर फॉन पवन चलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन है पालकोंडा की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालकोंडा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं अर्थात स्थित हैं। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग डिस्कांट यूनिटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? ऑप्शन है ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड, निचले मेंटल तथा बाहरी क्रोड, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निचले मेंटल तथा बाहरी क्रोड। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निचले मेंटल तथा बाहरी क्रोड। अगला प्रश्न है स्फीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है चिनाब, सतलुज, ब्यास, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। साथ ही दोस्तों स्पीति नदी जो है इसकी ये 3800 मीटर ऊंचे कुंजुम दर्रे से निकलती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, स्पीति नदी जो है कुंजुम दर्रे से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है यूक्रेन कीव, फिनलैंड हेलसिंकी, सूरीनाम काराकस या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरीनाम काराकस। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम काराकस। दोस्तों बाकी तीनों जो है बाकी दोनों सही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव होता है, साथ ही फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी होता है, लेकिन सूरीनाम का राजधानी काराकस न होकर परामरीवो होता है। परामरीवो होता है। सूरीनाम का राजधानी दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर परामरीवो होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है? ऑप्शन है अजोरेस पठार, केरगुएलन पठार, यरमक पठार, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरगुएलन पठार। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जो कि संविधान के विकास में ऐतिहासिक नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में सीटों की जो राज्यसभा की सीटों की जो संख्या है वो सर्वाधिक यानी कि 31 है। उत्तर प्रदेश में 31 है। महाराष्ट्र में दोस्तों बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 19 है। साथ ही दोस्तों तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु की 18 है और बिहार की दोस्तों 16 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश की दोस्तों 31 है, महाराष्ट्र का 19 है, तमिलनाडु का 18 है
और बिहार का 16 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या है इस तरह से, आप इनको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, असत्य मेल को चुने। ऑप्शन है अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड, अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार तथा अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात दोस्तों ये पांचों के पांचों जो हैं सही सुमेलित नहीं हैं, ये पांचों जो है गलत दिए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 48 की बात की जाए तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन का बात हुआ था, और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिक एवं न्यायपालिक का पृथक्करण की बात किया गया था, और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान व वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बात किया गया था। साथ ही अनुच्छेद 40 के में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बात किया गया था, और अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल एवं शिक्षा निःशुल्क राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? उद्योगपति, शिक्षक, स्नातक, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योगपति। यदि दोस्तों कोई व्यक्ति उद्योगपति है तो यहाँ से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। अगला है संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, इन सभी के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? ऑप्शन है संविधान 125वां संशोधन विधेयक 2019, संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019, संविधान 124वां 23वां संशोधन विधेयक 2019, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? ऑप्शन है
समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा कहा जाता है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को दोस्तों अंतरात्मा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अंतरात्मा के नाम से जाना जाता है किसको? मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला बहुउद्देशीय संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा खाली स्थान को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है 13 नवंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7वें। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान में रखें कि भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। तो कौन सा दोस्तों? वो था आंध्र प्रदेश, जो कि पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। ऑप्शन है 31 मार्च 1948 को, 3 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को दोस्तों भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ 1998 में, 1999 में, 2001 में, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अर्थात दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है 1 जुलाई 2005 को प्रभावी हुआ था। 1 जुलाई 2005 को प्रभावी हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात दोस्तों ए, बी, सी ये तीनों दोस्तों मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन है सितंबर 2014, अगस्त 2015, जनवरी 2015, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है उत्पादन के कारक के रूप में? ऑप्शन है यह सबसे अधिक मात्रा में है, यह सबसे कम मात्रा में है, यह मामूली मात्रा में है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके लिए होमवर्क है। ये जो प्रश्न है दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।